प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा आज आपको लेसन 1 से तीसरे पार्ट में उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ाएंगे और इस वक्र को ग्राफ बनवाएंगे भी। देखिए, ये उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के यानी कि दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है, जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। यानी जिनका जो उत्पादन है वो उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें पीपीसी की रचना इन मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, संसाधन दिए हुए हैं। जो हमारे संसाधन हैं वो दिए हुए हैं, हमें प्राप्त हैं। दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है। यानी जो संसाधन हमारे पास हैं और हम उन संसाधनों का उचित प्रयोग करते हैं, कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। जो उत्पादन की तकनीक है वो स्थिर रहती है कि जो तकनीक की पूंजीवादी तकनीक है कि श्रम प्रधान तकनीक है, यानी पूंजी तकनीक है या श्रम प्रधान तकनीक है। तो इनके जो तकनीक है वो स्थिर रहती है। तो इसके संदर्भ में कुछ नोट नियम हैं, उनको पढ़ना है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन संभावना अनुसूची का रेखा चित्री जो है प्रस्तुतिकरण है। यानी जैसे हम लिखते हैं उसी प्रकार से एक सारणी बना लेंगे, सारणी के अनुसार ही हम उसका एक रेखा चित्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी कहा जाता है। इसको उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी कहते हैं। तो संसाधन सीमित होते हैं तथा उनके वैयक्तिक प्रयोग होते हैं। संसाधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि दिए हुए संसाधन, जैसे आप मान लीजिए कि संतरा और चावल है, तो इसके बारे में आप लोगों को अभी पढ़ाएंगे। देखिए, उत्पादन संभावना अनुसूची बनी हुई है। जैसा कि अभी बताए थे कि दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है, तभी हम जो है तुलना कर सकते हैं। तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग, तो दो वस्तुएं हमारी कौन कौन सी, संतरा और चावल हैं। तो इनका उत्पादन देखिए कि संतरे का उत्पादन जो है इसमें, यानी उत्पादन की संभावना है कि ये संभावनाएं हैं उत्पादन की। संतरा 100 लाख टन उत्पादन, फिर चावल 0, फिर संतरे का उत्पादन 90 लाख टन, चावल का उत्पादन 10 लाख टन। फिर उसी तरह से संतरे का उत्पादन 70 लाख टन, चावल का उत्पादन 20 लाख टन। फिर डी में 40 टन, 40 लाख टन और चावल का उत्पादन 30 लाख टन। ए बिंदु में
संतरे का उत्पादन 0 और चावल का उत्पादन जो है 40 लाख टन दर्शाया गया है। तो इस अनुसूची से हमें एक वक्र बनाना है जिसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो देखिए, एक ओ बिंदु हम लेते हैं, 0, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, 0, फिर x और इधर y। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि देखो यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो हमारी क्षैतिज रेखा है, इस रेखा पर हम ग्राफ में बिंदु ले लेंगे जो वर्ग होते हैं। तो बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग, तो एक बड़े वर्ग को हम पहले 0 से प्रदर्शित करेंगे, फिर 10, अब उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है 10 के बाद क्या है, 20 है, 20, फिर उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 40 लाख टन, ये चावल का उत्पादन है। तो जो हमारा क्षैतिज अक्ष है, x अक्ष है, तो इसमें जो उत्पादन हुआ वो चावल का उत्पादन। तो यहाँ पर लिखेंगे चावल, लिखेंगे चावल लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख लीजिए लाख टन में, लाख टन में। यानी ये जो संख्याएं लिखी हैं, यानी जो मात्रा लिखी है, इसका ये जो उत्पादन है वो लाख टन में है, ये 1-2 टन में नहीं, लाख टन में है। इसी तरह से जो ऊर्ध्वाधर y अक्ष है, y अक्ष पर संतरे का उत्पादन, तो इधर लिख लीजिए संतरा, लिखिए संतरा। तो इसमें भी लिख लीजिए लाख टन में, लाख टन में। फिर इसमें जीरो से, अब यहाँ पर पैमाना आप मान लीजिए, पैमाना मान लीजिए कि एक बड़ा वर्ग बराबर, पैमाना मान लीजिए, पैमाना बराबर x अक्ष पर, x अक्ष पर एक बड़ा वर्ग बराबर 10 लाख टन, 10 लाख टन। y अक्ष पर, y अक्ष पर एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वर्ग बराबर, इसमें भी 10 लाख टन मान लीजिए, बड़ा वर्ग बराबर 10 लाख टन। तो
तो x अक्ष पर एक बड़ा वर्ग बराबर 10 लाख टन चावल का उत्पादन, y अक्ष पर एक बड़ा वर्ग बराबर 10 लाख टन संतरे का उत्पादन। आप देखिए तो 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये हमने दर्शा दिया। अब देखिए अब हमें जो ग्राफ बनाना है तो 0 से 10, तो 10 जो हमारा है 0 से 10, तो 0 से 10 जो हमारा है वो क्या है, जीरो से 10 ये बड़ा वर्ग है। तो जो ऊर्ध्व क्षैतिज अक्ष है हमारा x अक्ष, तो इस अक्ष पर चावल का उत्पादन दर्शाया गया है। जो ऊर्ध्वाधर है y अक्ष हमारा है, इस पर संतरे का उत्पादन दर्शाया गया है। तो देखिए तो 10, अब शून्य वाले में क्या है 90 दर्शा रहा है, शून्य वाले में अब ए वाला जो तुम्हारा है वो कितना है, संतरे का उत्पादन 100 टन, संतरे का उत्पादन जो है वो 100 टन है। तो चावल का उत्पादन जो हमारा है वो शून्य है, संतरे का उत्पादन 100 टन है, तो यहाँ पर ए बिंदु होगा। संतरे का जो उत्पादन है 100 टन है और चावल का उत्पादन जो है वो 0 टन है। फिर चावल का उत्पादन जो है वो 10 टन है, तो संतरे का उत्पादन देखिए बी में 90 टन है। कितने टन है 90 लाख टन, तो ये बी हो गया बिंदु। तो 90 से इसको जोड़ देंगे, फिर उसके बाद 20 लाख टन चावल का उत्पादन है, तो संतरे का उत्पादन यहाँ पर कितना है 70 लाख टन। तो यहाँ पर 20 के सामने आप और 70 के सामने बिंदु बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद चावल का उत्पादन 30 लाख टन है, तो संतरे का उत्पादन 40 लाख टन, तो 40 लाख टन, तो 30 लाख टन और 40 लाख टन के सामने बिंदु बना दीजिए, तो ये सी बिंदु होगा, ये डी बिंदु होगा। फिर इसी तरह से चावल का उत्पादन 40 लाख टन है, चावल का उत्पादन 40 लाख टन है, तो संतरे का उत्पादन जो है 0 टन है, तो ये जो हमारा ई बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा, इसी रेखा पर, क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज अक्ष पर ही होगा। तो अब हमें इसको बनाना होगा, तो आप पटरी से खींच सकते हैं लाइन, इसको खींच दिया हमने, इसको इससे मिला दिया, फिर 40 लाख टन वाले को फिर
अब यहाँ पर चावल का तो उत्पादन हुआ, लेकिन संतरे का उत्पादन शून्य हो गया। तो चावल की मात्रा जो है यहाँ पर 40 लाख टन है, लेकिन संतरे की मात्रा का उत्पादन जो है वो शून्य रह गया। तो इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर हमें एक वक्र प्राप्त होता है। तो इन सभी बिंदुओं को हम एक साथ जोड़ेंगे। इस सभी बिंदुओं को हम एक साथ जोड़ लेंगे तो ये वक्र प्राप्त होता है। तो जो ये वक्र होता है, यही वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यानी इसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, या इसे उत्पादन सीमा, उत्पादन संभावना सीमा कहते हैं, या परिवर्तन वक्र कहते हैं। तो अब जो है उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हमने पढ़ाया, और इसके बाद आपको सीमांत लागत, कुल लागत, औसत लागत, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। देखिए बच्चों, कुल लागत तथा सीमांत लागत क्या है। तो कुल लागत, जब हम किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसके उत्पादन में हमें व्यय करना पड़ता है। तो जितना हम व्यय करते हैं वो सब कुल लागत कहलाता है। तो ये देखिए कि किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उत्पादन में किसी वस्तु के सभी इकाइयों के उत्पादन में किसी वस्तु के सभी इकाइयों के उत्पादन में जो समस्त व्यय हो, यानी जो समस्त धन व्यय होता है, समस्त धन व्यय होता है, उसे कुल लागत कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु के
सभी इकाइयों के उत्पादन में, यानी जितनी भी इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं उसमें जो समस्त धन व्यय होता है उसे कुल लागत कहते हैं। यानी जितनी भी हम इकाइयाँ उत्पादित कर रहे होते हैं उनके संबंध में जितना व्यय होता है वह कुल लागत कहलाता है। सीमांत लागत, तो सीमांत लागत क्या है? देखो, किसी वस्तु की देखिए सीमांत लागत, किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उत्पादन करने, यानी एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के कारण जो यानी करने के कारण जो कुल लागत में वृद्धि होती है, कुल लागत में वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है? सीमांत लागत कहते हैं। उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उत्पादन करने के कारण, यानी एक से जब ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा होता है तो जो कुल लागत में वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जैसे 10 इकाइयों के उत्पादन की लागत बराबर 100 रुपये है। मान लो 10 इकाइयों के उत्पादन की लागत 100 रुपये है, लेकिन एक इकाई बढ़ा दी गई। एक इकाई बढ़ाने पर 11 इकाइयाँ हो गई। इकाइयाँ का मतलब 11 वस्तुएं हो गई। तो 11 इकाइयों के उत्पादन की लागत बराबर ये हो गई 109 रुपये। 10 इकाइयों के उत्पादन की लागत 100 रुपये है, लेकिन 11 इकाइयों के उत्पादन की लागत 109 रुपये हो गई। तो जो 9 रुपये बढ़ गए, ये जो वृद्धि हुई, तो इसमें जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? वृद्धि बराबर 109 माइनस 100 बराबर 9 रुपये। तो जो 9 रुपये की वृद्धि हो गई, यही 9 रुपये सीमांत लागत कहलाएगी। यानी जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो इसकी सीमांत लागत जो होगी वो 9 रुपये होगी। तो यहाँ पर ह्रास नियमों के लागू होने के कारण देखो सीमांत लागत घटती जाती है। जो ह्रास नियम है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम, उसके अकॉर्डिंग देखो
जितनी ही ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हम करेंगे तो जो उत्पादन लागत है वो घटती चली जाएगी, कम होती रहेगी। और फिर कुछ स्थिर रहकर क्रमशः बढ़ती जाती हैं, कुछ समय तक स्थिर रहेंगी और फिर उसके बाद वृद्धि भी होगी। तो देखिए ये आपका था कुल लागत तथा सीमांत लागत। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में हम सीमांत, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध, सीमांत अवसर लागत तथा कुल अवसर लागत में अंतर पढ़ाएंगे। थैंक यू।